काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। मेनली मेजर पार्ट में इस वीडियो का रहेगा कि कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें पिछले महीने में इन्वेस्टर का सबसे ज़्यादा भरोसा देखने को मिला। भयंकर तरीके से पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर में, और क्यों किए जा रहे हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट्स की। तो फ्राइडे का दिन था और इस साल तो यही हो रहा है, ज़्यादातर दिनों में फ्राइडे को मार्केट वीक हो जाता है आके। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तेजी हुई है पूरे हफ्ते। एक हफ्ते एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हम इसको मान सकते हैं, और खासकर मिड कैप, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप सेक्टर में काफी अच्छी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। एंड लार्ज कैप तो काफी पॉजिटिव, ऊपर नीचे करके भी एक टाइम पे तो 0.7% तक लार्ज कैप ऊपर था। तो एक तरीके से ये भी सिनेरियो ये बन रहा है कि पिछले एक साल में जिन लोगों ने, या फिर एक साल पहले जिन्होंने बहुत होशियार बन के स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, माइक्रो कैप में करना है, अब जैसे ही प्रॉफिट में उनका स्मॉल कैप या माइक्रो कैप या मिड कैप आता है, वो फटाक से बेचकर फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप की तरफ मूव कर जाते हैं। ये भी सिनेरियो एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पीछे डेटा में भी हमने ये चीजें देखी थी जब इनफ्लो का डेटा आया था। तो इस कारण से भी स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर सेलिंग, जैसे ही मार्केट ऊपर आता है सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर भी मार्केट आज का भी मैं नहीं कहूंगा कि बहुत बुरा है। प्रॉफिट बुकिंग पीछे 3-4 दिनों में जो रैली आई है उसके प्रॉफिट बुकिंग के मुताबिक आज का परफॉर्मेंस में बढ़िया मानूंगा। और फ्राइडे भी है तो 2 दिन का रिस्क भी, ट्रेडर्स भी रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि भाई रातों रात एक ही दिन में ट्रम्प कुछ भी कर देते हैं। तो इसलिए वीकेंड भी है, सब कुछ है, तो बढ़िया है, अच्छा है, कुछ भी शिकायत करने लायक नहीं है। इसके बाद रिजल्ट्स आए थे, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट आए। बड़ी कंपनी है, बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं कह सकते और ना बहुत बुरा कह सकते हैं, ठीक ठाक सा रिजल्ट वहां भी देखने को मिला। एंड नेस्ले का भी बड़ी कंपनी का रिजल्ट आया, पैकेज्ड फूड के मामले में सबसे बड़ी कंपनी है एफएमसीजी के अंदर। एंड देन यहाँ पे भी रिजल्ट हमें ठीक ठाक सा देखने को मिला है। बहुत तोरम फोरम वही हो रहा है, Q2 में ज्यादातर कंपनियों के रिजल्ट वैसे ही आ रहे हैं, ना बहुत बुरे आ रहे हैं ना बहुत तोरम फोरम अच्छे आ रहे हैं। एवरेज रिजल्ट ज्यादातर कंपनियों के देखने को मिल रहे हैं, और एवरेज रिजल्ट में ही मार्केट इतना ठीक ठाक है। तोरम फोरम आ जाता तो फिर मार्केट भी तोरम फोरम हो जाती। चलिए, इसके अलावा नेस्ले के अंदर से एक अनाउंसमेंट भी हुई है, यहाँ पे 16,000 लोगों को जॉब से निकाला जा सकता है। अप टू 16,000 एम्प्लॉयज को हटाया जा सकता है नेस्ले के अंदर से। तो काफी ज्यादा जॉब लॉस होगा। टीसीएस के अंदर में हुआ था तो इतना हल्ला हंगामा हुआ था, देखते हैं यहाँ पे कितना क्या होता है। तो डेफिनेटली अगर जॉब लॉस होता है कहीं पे तो वो अच्छी चीज नहीं है। मार्केट के दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल ह्यूमन के हिसाब से बात करूँ। भाई मैं भी कहीं पे जॉब करता रहूंगा और वहां पे जॉब लॉस होगा तो मेरा भी नुकसान होगा। पैसा नहीं रहेगा तो मैं कुछ खरीदूंगा कहाँ से, क्या कैसे होगा। और फिर मतलब अगर ज्यादातर लोगों का जॉब जाता है, जॉब की कमी होती है, तो डिमांड की भी कमी इकोनॉमी के अंदर में होने लगती है। तो डेफिनेटली जॉब लॉस होना या कम जॉब मिलना ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। तेल को लेके एक बार फिर से, रशियन ऑयल को लेके फिर से अमेरिका और इंडिया के बीच में थोड़ी सी तनातनी देखने को मिल रही है। अमेरिका कुछ और क्लेम कर रहा है, इंडिया कुछ और क्लेम कर रहा है। पहले ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि तेल नहीं खरीदेंगे रसिया से। फिर यहाँ पे राहुल गांधी ने इसके ऊपर लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इसको नकार दिया गया, सीधा सीधा डायरेक्टली कह दिया गया कि मोदी जी और ट्रंप के बीच में कल कोई बातचीत हुई ही नहीं है। तो फिर कैसे मोदी जी कहेंगे कि हम रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे। वो सीधा इंडियन गवर्नमेंट ने नकार दिया। उसके बाद आज अपडेट निकल के आई कि ट्रंप कह रहे हैं कि इंडिया ने रसिया से 50% तक ऑयल परचेज करना कम कर दिया है। फिर से ट्रंप ये कह रहे हैं, और हमारी जो सरकार है इधर से कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। या फिर जो रिफाइनरीज हैं जो कि ऑर्डर देते हैं ऑयल का, टैंकर्स का ऑर्डर लगाते हैं वहां पे, उनका अभी यही कहना है कि भाई भारत की सरकार की तरफ से हमें कोई किसी तरीके का प्रेशर या किसी तरीके का नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपको रसिया से ऑयल नहीं खरीदना है। तो सिंपल सा यही समझ में आ रहा है कि इधर से भारत ने बिल्कुल नहीं कहा है ट्रंप को या फिर अमेरिकन गवर्नमेंट को कि हम नहीं खरीदेंगे रसिया से ऑयल। फिर ट्रंप अपना क्या कहूं भाई, खुद के मियां मुट्ठू वाला हाल हो गया है ट्रंप का हर जगह पे। देखते हैं क्या होता है आगे चल के। लेकिन फिर ये ऑयल को लेके थोड़ा सा जो है वो कहीं जो सुधरते हुए रिश्ते कहूं या फिर जो हालात ठीक होते हुए कहूं, कहीं ट्रंप फिर से इस चीज को लेकर ये सप्ताह जो छुट्टी है बीच में, इसके बीच में कोई बम न फोड़ दे।
क्योंकि ऑयल को लेके फिर से ऑयल 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 उठ रहा है, कोई बम फूटेगा तो फिर मार्केट अगले हफ्ते में दिक्कत देगी। तो परेशानी थी एक, सो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स के ऊपर। तो भयंकर इन्फ्लोज आए हैं और मतलब 1500 से ऊपर करोड़ वाले के ही अंदर बात करेंगे, क्योंकि काफी सारी तो ऐसी कैटेगरी होती है जहां पे 1500 करोड़ का म्यूचुअल फंड का इन्फ्लो नहीं जाता पूरी कैटेगरी के अंदर, और यहाँ एक एक स्कीम में 1500 करोड़ से ऊपर गया है। और जो शिफ्ट हुआ है लोगों की चॉइसेस में वो भी समझ में आएगा। जैसे 1700 करोड़ का इन्फ्लो गया है आईसीआईसीआई के वैल्यू फंड में। समझना, एक मतलब वैल्यू फंड क्या हुआ, एक लार्ज कैप काइंड ऑफ फंड हो गया। जरूरी नहीं है लार्ज कैप में इन्वेस्ट करे, कोई रूल नहीं है, लेकिन हमेशा ही फंड मैनेजर जहां पे भी छूट मिलती है लार्ज कैप की तरफ बायसनेस रहती है, तो लार्ज कैप हेवी फंड हो जाता है। दूसरा, सिंगल एक मिड कैप फंड है इस लिस्ट में, एचडीएफसी का मिड कैप फंड, जिसके अंदर जो इनफ्लो है वो 83,000 करोड़ से 84,000 करोड़ चला गया है। 83,100 से 84,800 चला गया। समझ में आ रहा है? तो लगभग 1600-1700 करोड़ का 1700 करोड़ प्लस सिंगल एक मिड कैप फंड के अंदर इनफ्लो गया है, तो बहुत अच्छी चीज है। देन एसबीआई का हाइब्रिड फंड है, यहां पे भी लगभग 1700 करोड़ का इनफ्लो गया है एंड 79,000 करोड़ का इन्होंने के पास इनका एयूएम पहुंच चुका है। अब यहां पे भी देखो ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, मतलब लेस वॉलेटिलिटी। आईसीआईसीआई का वैल्यू फंड लेस वॉलेटिलिटी, मिड कैप वॉलेटाइल फंड है, हाइब्रिड फंड लेस वॉलेटिलिटी। देन आते हैं इन्वेस्को का आर्बिट्राज फंड। आजकल आर्बिट्राज फंड के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लो बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें इक्विटी टाइप टैक्सेशन लगता है और लिक्विड फंड टाइप रिटर्न मिल जाता है, तो इसलिए फायदा हो जाता है। जो हाई इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं उनके फायदे की चीज आती है, और हाई इनकम टैक्स वाले ही तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए काफी आर्बिट्राज फंड के अंदर काफी इन्फ्लो जा रहा है। एंड यहाँ पे भी लगभग 1900 करोड़ के आसपास इन्फ्लो गया है, तो ठीक है। इसके बाद हमारे पास एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप एंड एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड, दोनों ही फंड स्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। फ्लेक्सी कैप भी स्टेबल फंड, लार्ज कैप हेवी फंड, और बैलेंस एडवांटेज या फिर मैं कहूँ मल्टी एसेट डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है बैलेंस एडवांटेज, तो वहां पे भी स्टेबिलिटी विद रिटर्न्स। तो इन दोनों के अंदर भी लगभग एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप के अंदर 3600 करोड़ प्लस गया है, भाई कम पैसा है। और बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपीस गई, 2000 करोड़। पहले नंबर पे पिछले महीने भी था, उसके पिछले महीने भी था, उसके पिछले महीने भी था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 4700 करोड़ का इनफ्लो गया है। तो समझ में आ रहा है, सिर्फ एचडीएफसी और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये दोनों फंड मिलके 8000 करोड़ से ज्यादा रुपया सिर्फ इन दोनों फंड के अंदर इनफ्लो आ गया है, और इतने सारे फ्लेक्सी कैप फंड है, इसीलिए तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इतनी ज्यादा बढ़ रही है। तो जो ये हमने 6-7 फंड्स की बात की है, उसमें से एक बस मिड कैप फंड है, बाकी के फंड सारे कम वॉलेटिलिटी वाले फंड है। और अभी से अगर 6 मंथ बैक भी जाते हैं और 1 साल बैक चले जाते हैं, तब तो और ज्यादा इस पूरे लिस्ट में 1-2 मतलब लार्ज टाइप के कोई फंड, मतलब हाइब्रिड या फ्लेक्सी दिखता, या लिक्विड कोई दिख जाता कभी, या आर्बिट्राज दिखता, नहीं तो सिर्फ स्मॉल कैप मिड कैप भरे रहते थे सबसे ज्यादा इनफ्लो वाले फंड्स में। एंड कैसे ये एक शिफ्ट दिखाता है कि जब बुल मार्केट आती है तो सभी लोग एग्रेसिव इन्वेस्टर, हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर, हाई वॉलेटिलिटी टेकर इन्वेस्टर बन जाते हैं, और जैसे बेयर मार्केट आती है 1 साल 1.5 साल बीतते बीतते पूरा पैसा शिफ्ट होने लगता है वॉलेटाइल फंड से स्टेबल फंड्स की तरफ। तो ये क्लियर कट डेटा हमें दिखाता है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, उससे पहले अपना कम से कम वॉलेटिलिटी को झेलने का जो क्षमता है आपका, उसको जरूर समझ लो। और अगर आप नहीं भी समझोगे तो मार्केट के अंदर में बने रहो एक साइकिल तक, क्योंकि एक साइकिल खत्म होते होते आपका पोर्टफोलियो खुद से आप उसको बैलेंस करते करते अगर टिक गए मार्केट में, तो खुद से आप बैलेंस कर करके फंड को रीबैलेंस कर करके आप एक साइकिल खत्म होते होते अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क लेवल के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो बना लोगे, एंड फिर आगे वैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो हो जाता है, लेकिन जो लोग भाग जाते हैं वो गलती करते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही। आपका पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा टिल्टेड है या फिर ग्रोथ की तरफ ज्यादा टिल्टेड है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।